हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल के लिए आपको बायोलॉजी का क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चंस एक सेट है, मतलब प्रीवियस ईयर पर आधारित सेट है आपका, सिर्फ बायोलॉजी का। इसी तरह के एक इंग्लिश का भी लाऊंगा और फिजिक्स का भी लाऊंगा और केमिस्ट्री का भी लाऊंगा। ये बायोलॉजी से मैं शुरू कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप 41 नंबर एक क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसके अलावा मैं बायोलॉजी का चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन जारी कर चुका, मतलब एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाया हूँ और उस वीडियो में उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैं क्वेश्चन लगभग 60-70 हर चैप्टर से लिया हूँ। इसी तरह केमिस्ट्री से भी कर चुका हूँ, बायोलॉजी के बता ही दिया, और इंग्लिश का भी कर चुका हूँ। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में है। मैं पारा मेडिकल का जो प्लेलिस्ट होता है उसी का मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइएगा। और बिहार पारा मेडिकल के जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ, जीके भी पढ़ा चुका हूँ, वो सभी उसमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नए अंदाज में, थोड़ा आंसर भी आप देख सकते हैं यहीं पर लिख दिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक प्रोटीन नहीं है? बताइए कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन नहीं है, बाकी तीन को दिख रहा है ये प्रोटीन है। आइए इसके बारे में देखते हैं। राइबोसोम का खोज किसने किया था, पहले ही जान लीजिए। 1881 में कौन खोजा था? तो टेट्राहाइमिना नामक प्रोटोजुआ में खोजा था। अब इसके बारे में देख सकते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है, इसके लिए क्रियाधार आरएनए अणु होता है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अच्छा लग गया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ कि लाइक 30 प्लस होना चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, लाइक का टारगेट कितना है? 30 प्लस होना चाहिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब को जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही टेलीग्राम के ग्रुप में भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं जियान करूँगा, लेकिन कुछ तो ज़रूरी है बताना। चलिए, काली मिर्च है, तो काली मिर्च क्या है? तो काली मिर्च एक है आपका झाड़ी। क्या है? झाड़ी। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मल भाषा में पढ़िएगा तो ये जो बांस होता है ये किस श्रेणी में आता है? तो वो घास फूस में आता है। ठीक है, पेड़ में नहीं आता है। उसी तरह काली मिर्च किस में है, किसके अंतर्गत आता है? तो झाड़ी के अंतर्गत। देखिए काली मिर्च पढ़िए इसके बारे में। काली मिर्च की लगभग 100 जातियाँ पाई जाती है, जो सामान्यतः झाड़ी होती है, सभी झाड़ी के ही में आता है। काली मिर्च एक काष्ठीय बहुवर्षीय बेमेल के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह बिल्कुल नए अंदाज में सेट को बनाया गया है, तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए 43 नंबर, निम्न में से कौन खनिज पदार्थों की कमी से नहीं होता? अब कौन सा खनिज पदार्थ की कमी से नहीं होता है? तो वो नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं, दिया भी है। क्या है? पांडुरता। पांडुरता यह खनिज पदार्थ की कमी से नहीं होता है, बाकी सब तीन गो है। यह खनिज पदार्थ हमारे शरीर में होता है ना, उसी का कोई एगो कमी हो जाएगा तो उसके संबंधित जो रोग होगा वह उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन ये पांडुरता नहीं होता है ऐसा। देखिए क्या है, पादुरता अंधेरे में उगने के कारण पौधों में विकसित होने वाला लक्षण है। जैसे क्लोरोफिल की कमी से पीलापन आता है। देखिए क्लोरोफिल पेड़ पौधा में कम हो जाता है तो कैसा हो जाता है? वो पीला हो जाता है। देखिए अगर किसी पौधा को आप अगर घर में रख दीजिएगा जहाँ प्रकाश न जाए तो वो पीला, उसका पत्ता जो होता है पीला हो जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण देख लीजिए कैसा हो जाता है, पीला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लंबी लंबी पर्व, छोटी पत्तियां और नीलगिंत ऊतकों का कम विकास आदि होता है। ठीक है, तो समझ गए पांडुरता क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं। 44 नंबर क्या क्वेश्चन है, रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अधिकतर आंसर बी ही हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सभी बी हो जाएगा। तो क्या है, रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है। रिट्रोवायरस में कौन सा होता है अनुवांशिकी? तो वो केवल आरएनए होता है। पढ़िए, रिट्रोवायरस एक आरएनए विषाणु है। इसमें उपस्थित रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है। एड्स विषाणु आदि मतलब एचआईवी देख सकते हैं एक रिट्रोवायरस है। ठीक है, तो ये क्या कैसा वायरस है? एचआईवी। तो ये रिट्रोवायरस है। एचआईवी का फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये पूछता है, पूछ देगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा।
तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए 44 नंबर पढ़ते हैं। रिट्रोवायरस में ये तो हो चुका है रिट्रोवायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्या है फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा पैदा होता है। तो कैसे पैदा होता है? तो वो होता है किस में होता है? तो वो स्त्री धानी से होता है। ठीक है, फ्यूनेरिया में कैलिफेट्रा पैदा होता है तो स्त्री धानी से। समझ गए? चलिए तो पढ़िए इसके बारे में थोड़ा। तो क्या है कैलिप्ट्रा बायोफाइट तथा रेडियोफाइटा के बीजाणुविद में एक अनवरन जैसे रचना है जो स्त्री धानी के अंडता से विकसित होती है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है DCMU इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, PS2 को संदमित करता है। कौन करता है? तो DCMU ये संदमित किसको करता है? तो PS सेकंड को। इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इस तरह का अंक आ जाए तो उसका फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा। क्या है? डाइक्लोरोफिनेल डाइमिथाइल यूरिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक शाकनाशी है। शाकनाशी जो प्रकाश तंत्र द्वितीय के उत्पादन तथा अचक्रीय फाल्सोफ्लोरीकरण को संपादित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। या PS सेकंड क्या है? तो ये है आपका प्रकाश तंत्र द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए क्या है। प्री अंश मुख्यतः बना होता है। तो किस में बना होता है प्री अंश मुख्यतः? तो वो बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का बना होता है। क्या? फ्री अंश प्रोटीन का ही बना होता है। राइबोसोम क्या था? प्रोटीन का बना नहीं था। और यह प्री अंश क्या है? प्रोटीन का ही बना होता है। पढ़िए, प्री अंश प्रोटीन कौन है जो अनेक बीमारियों जैसे स्क्रैपिंग रोग आदि पैदा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अमोनिया मुक्त होती है। कैसे मुक्त होती है? तो वो होती है प्रकाश श्वसन से। ठीक है, अमोनिया मुक्त कैसे होती है? तो प्रकाश श्वसन से होती है अमोनिया मुक्त। आइए पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो प्रकाश श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यमिक पदार्थों का ऑक्सीकरण है जिसमें CO2 अमोनिया, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं NH3। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बोल देगा निम्नलिखित में से अमोनिया का फुल फॉर्म कौन सा है? तो ये NH3 ध्यान में रखिएगा। O2 मुख्यतः आदि होती है। इस क्रिया में ऊर्जा नहीं निकलती। यह क्रिया हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया पराकस्मिसोम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बड़े राष्ट्र हरित गृह गैसों की सांद्रता कब तक कम कर देगी? तो कब तक कर देंगे? तो वो करेगा ऑप्शन नंबर सी 2012 तक। ये बहुत पहले ही था। ये क्योटो प्रोटोकॉल ये है कि मतलब हर देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है तो अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था बना कि आप उसको कम करिए। तो उसका रखा गया लक्ष्य कि 2012 तक कम कर देना है। पढ़िए इसके बारे में क्या था। देखिए 1990 की मुक्त हुई हरित गृह गैसों के स्तर को 2008 से 2012 तक 5% घटाने के लिए क्योटो जापान में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस विभिन्न देशों में प्रस्ताव मांगे गए थे। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना हरित गृह लवक में कौन कौन सा आता है गैस? तो वो आता है आपका CO2, CFC के अलावा नाइट्रोजन भी आ जाता है आपका। इसके अलावा और भी है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन देख लीजिए फेमस है आपका CFC और CO2। इसका ज़्यादा बढ़ता है तब जाकर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये CFC जो है ये तो पता है आपको, ओजोन परत ही अगर बढ़ेगा ज़्यादा तो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो इस गैस को कम करने के लिए सारे देशों ने मिलकर एक मीटिंग बैठाई और इसको 5% कम करने के बात किया गया कि ये 2012 तक 5% कम कर दिया जाएगा। वो कम हो भी गया होगा। उसके लिए आपको पेड़ पौधा सभी देश लगाया, ऐसे कम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के कोई होता है पूरा पर्यावरण पर उठता है कोई सवाल ना, तो इसी तरह से बनता है एक समिति बनता है या एक टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है कि इतने दिनों तक कम कर देना है। चलिए 50 नंबर देखिए। कोशिका विज्ञान में प्रयोग की गई हेला कोशिकाएं हैं। तो कैसा कोशिका है? तो वो है A और B। देख सकते हैं कौन सा है
तो यह कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला में पैदा की गई कैंसर कोशिकाएं, और दूसरा है ग्रीवा कैंसर कोशिकाओं के व्युत्क्रम। ये सब है कोशिका विज्ञान में प्रयोग की गई हेला कोशिका जो है इसी के अंतर्गत है। आइए पढ़ लेते हैं क्या है। तो हेला कोशिका कैंसर कोशिकाएं हैं। ये पूछ सकता है कि कैंसर कोशिका निम्नलिखित में कौन सा है, तो हेला कोशिका। तो क्या है, हेला कोशिका कैंसर कोशिका है जो ग्रीवा कैंसर से पीड़ित श्रीमती हेनिटा लैब से ली गई थी। ये कोशिकाएं बड़े पैमाने पर अनुसंधान में प्रयोग की गई और ये प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगुना कर लेती है। यह कोशिका कौन सा, तो हेला कोशिका अपने संख्या बढ़ा लेती है 24 घंटे में, कितना, तो दुगुना कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पढ़िएगा ना तो बहुत फायदा करेगा। चलिए, जनसंख्या की पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है जनसंख्या की पारिस्थितिकी का अध्ययन, तो वो कहलाता है आपका डी माइकोलॉजी। ठीक है, डी माइकोलॉजी। आपको पता है फाइकोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, तो कवक के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। ये रिलेटेड था, काइलॉजी आगे तो बता दिया। इसमें क्या है, जनसंख्या की पारिस्थितिकी का अध्ययन डी माइकोलॉजी। डी माइकोलॉजी के अंतर्गत जनसंख्या की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। इस बात को जानकर और दे देगा आपको फाइकोलॉजी, आपको दे देगा, लिख नहीं पा रहा हूँ, फाइको, अब इसके बाद लॉजी समझ लीजिएगा। तो फाइकोलॉजी हो गया आपका कवक का अध्ययन और माइकोलॉजी हो गया शैवालों का अध्ययन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में गर्भपात के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है गर्भपात के लिए उत्तरदायी, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसे व्हाइट ब्लड जैसे नहीं होता है वही है आपका माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या है, कौन महिलाओं में गर्भपात के लिए उत्तरदायी है, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से सेलिवेरियम मादा में विकासशील भ्रूण में भोज्य एवं रक्त के संचार को संदमित करता है जिससे गर्भपात हो जाता है। ठीक है, जिसे हम माइकोप्लाज्मा सेरिलिवेरियम समझ सकते हैं ये क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक है, कौन सा है, प्रोकैरियोट है, कौन सा इनमें से, तो वो है आपका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकाइन की कोशिका भित्ति, नॉन डीएनए तथा मीसोसोम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर। तो देखिए, अदरक एक भूमिगत तना है, यह जड़ से भिन्न है क्योंकि क्यों है, क्या है, इस यह पूछ सकता है, पूछ निम्नलिखित में कौन सा तना है, तो अदरक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों है, तो पढ़िए इसके बारे में। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें पर्व संधि तथा पर्व होते हैं। ठीक है, पर्व संधि तथा पर्व होते हैं, इसीलिए यह तना के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं, अदरक के भूमिगत तने को जड़ से इस प्रकार भिन्नित किया जा सकता है, माने ये बता दिया जा सकता है कि यह अदरक जो है जड़ नहीं है, यह तना है। किसके आधार पर, तो यह पर्व संधि तथा गर्भ पर्व पर होते हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसी में दिया है हॉल में ही, क्या है, मूल गोप का अभाव के कारण, मूल रोमों का अभाव, माने उसमें रोम नहीं होता जैसे ना, तो किसी भी जड़ वाला होता है तो उसमें निकला रहता है रेशा, उसी को कह रहा है आपका मूल रोम। शीर्ष कलिका की उपस्थिति होता है, उसमें शीर्ष कली भी होता है, पर्व एवं पर्व संधियों की उपस्थिति, ये सभी उपस्थिति ही डिसाइड करता है कि यह कोई चीज़ तना है या जड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 55 नंबर। क्या है, डीएनए प्रतिकृतियन में उपस्थित होता है। तो कैसे होता है, तो होता है सब में। डीएनए प्रतिकृति किसमें किसमें, तो डीएनए लाइगेस में, डीएनए पॉलीमरेस में लाइगेस, आरएनए पॉलीमरेस में। अब इतना बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा देर पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर। प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान डीएनए किससे बंधा है, तो वो बंधा है मीसोसोम से बंधा हुआ है। ठीक है, मीसोसोम से यह बंधा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं वो क्या दिया है उसके बारे में। जीवाणु की कोशिका कला पर कुछ उभार समान रचनाएं मीसोसोम पाई जाती है। प्रतिक्रियन के दौरान डीएनए इससे लगा होता है। ठीक है। चलिए 57 नंबर, डीएनए को रगड़ने के लिए फ्यूजन वैज्ञानिक द्वारा कौन सा अभिरंजक प्रयोग किया गया था? तो कौन सा किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय फ्यूजन का। ठीक है, क्षारीय फ्यूजन का प्रयोग किया गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक विशेषकर न्यूक्लिक अम्ल को रंगन के लिए क्षारीय डाई जैसे क्रिस्टल वायलेट क्षारीय फ्यूजन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूजन ने डीएनए को रंगने के लिए क्षारीय फ्यूजन का प्रयोग किया था। चलिए आगे हम देखते हैं 58 नंबर, कोशिका भित्ति में कौन सा खनिज उपस्थित होता है? तो कौन सा खनिज उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का। ठीक है, कोशिका भित्ति में कैल्शियम होता है। और हड्डी में क्या क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है और फास्फोरस का मात्रा थोड़ा कम होता है। तो हड्डी में और दांत दोनों में आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। चलिए देख सकते हैं, पढ़िए। कोशिका भित्ति में 60% जल, ये पूछ देगा जल कितना परसेंट? तो 60%। कोशिका भित्ति में 60% जल, 5 से 15% सेल्यूलोज और 2 से 8% पेक्ट्रिटोस पदार्थ, हेमी सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। 2 से 8% में ही ये सब पाए जाते हैं। अब आप देखिए ये क्या है, आगे क्या कर रहा है। मध्य पटलिका में मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट तथा कुछ मात्रा में मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका का बात कर रहा है इसीलिए कैल्शियम का चर्चा कर रहा है। अगर अस्थि का बात करता तो बताता है वहाँ पर कैल्शियम और फास्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्या है, आवृत बीजी में नर युग्म किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जनन कोशिका द्वारा। ठीक है, तो जनन कोशिका द्वारा आवृत बीजी में नर युग्म उत्पन्न होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आवृत बीज में नर युग्म एक नली कोशिका तथा एक जन कोशिका अवस्था में परागकोश से निकलते हैं, जो विभाजित होकर 2 नर युग्म बनती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60 नंबर, संवहन पुल में विभयोजित ऊतक होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, क्या? फूलीय कैम्बियम में। ठीक है, संवहन पुल में विभयोजित ऊतक होता है। कैसे? तब फूलीय कैम्बियम में होता है। देखिए पढ़िए इसके बारे में। तो द्विबीजपत्री पौधों के संवहन बंडल में फ्लोएम तथा जाइलम के बीच फूलीय कैम्बियम या अंतः फूलीय कैम्बियम स्थित होती है, जो विभाजित होकर द्वितीयक ऊतक बनाती है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। अच्छा लगा तो लाइक करिए। लाइक का टारगेट कितना है आपका? 30+। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों करें। शेयर सब लोग करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह का वीडियो बनते रहेगा आपके लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। इसके अलावा और भी वीडियो बनाया जा चुका है पैरामेडिकल के लिए, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। तो वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।